तो यहाँ पर हम सबसे पहले बिस्मार्क के बारे में ही कुछ बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले समझने के लिए इन बातों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखिए बिस्मार्क जो था, प्रथम चीज़ ये है कि बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। मतलब ये अच्छी तरीके से नई-नई चीज़ों में या फिर किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग कर पाता था। दूसरा चीज़ ये था कि निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। मतलब ऐसे राजतंत्र जहाँ पर राजा को अपने प्रजा यानी अपने देश के लोगों का कोई फ़िक्र नहीं होता था, वैसे देश के राजतंत्र का ये समर्थक था। और तीसरा चीज़ जो था ये हीगेल के विचारों का से प्रभावित भी था। और ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। और ये चीज़ इम्पोर्टेंट इस तरीके से है, आपको सवाल में 1 नंबर में पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में कि बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था, तो आपको लिखना है हीगेल के विचारों से बिस्मार्क प्रभावित था। उसके बाद यहाँ पे जो हीगेल के बारे में तो उतना डिटेल आपको पढ़ना भी नहीं है और आपको बताया भी नहीं गया, लेकिन इतना याद रखने के लिए आपको बता देते हैं कि हीगेल जो था वो एक काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय जिसका नाम है बर्लिन विश्वविद्यालय का प्रधानाध्यापक था, यानी प्रधान मतलब बोलिए हेड टीचर था। उसके बाद तो इस बिस्मार्क के बारे में चौथा चीज़ है कि ये डायट में प्रसा का प्रतिनिधि था। डायट का मतलब ये हुआ कि जैसे कि जर्मन संसद मतलब कि जिस तरीके से इंडिया में संसद है, संसद भवन, उसी तरीके से जर्मन में जो संसद भवन है उसको डायट कहा जाता है। तो डायट में ये प्रसा का प्रतिनिधि, प्रसा जर्मनी का एक काफ़ी बड़ा या फिर काफ़ी विकसित राज्य था उस समय। उसके बाद यहाँ पे उदारवादी और रूढ़िवादी दोनों का समर्थक प्राप्त था बिस्मार्क को। उदारवादी बेसिकली वो लोग होते हैं जिनको परिवर्तन पसंद होता है, मतलब पुराने तरीके से ये जीना पसंद नहीं करते, नए नए तरीके से जो भी है उस तरीके से ये अपनाना पसंद करते हैं। लेकिन रूढ़िवादी वो नई चीज़ों को, नए तरीक़ों को अपनाना पसंद नहीं करते हैं। तो इन दोनों ही कैटेगरी के लोगों का समर्थक बिस्मार्क को प्राप्त था। बेसिकली ऐसा देखने को कम मिलता है या फिर मिलता ही नहीं है कि दोनों गुट के लोग किसी एक व्यक्ति को समर्थक करें। अब ये तो बात हुआ बिस्मार्क के बारे में कि वो कैसा था। मान लीजिए कि उसका पूरा परिचय यहाँ पे आपको। अब हम ये समझते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान दिया। अब तक हम जो पढ़े वो बिस्मार्क का बायोग्राफी समझिए कि बिस्मार्क किस तरह का इंसान था, कैसा उसका सोच था, इसके बारे में पढ़े। लेकिन अब पढ़ते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में इसने क्या योगदान निभाया। तो देखिए बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था, तो उसको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि जर्मनी का एकीकरण हमें प्रसा के नेतृत्व में ही करना पड़ेगा। यानी प्रसा का जो शासक था बिस्मार्क, तो ये सोचा कि मेरे ही नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क पर हमला किया। डेनमार्क जो है, डेनमार्क पर जब हमला किया तो डेनमार्क के 2 बड़े क्षेत्र सेल्सविक और होल्स्टीन, ये 2 बड़े क्षेत्र हैं, तो इन पर जीत हासिल किया। तो जब इन दोनों क्षेत्रों पर जीत हासिल किया तो ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क के 2 बड़े क्षेत्रों को जीतने के लिए प्रसा यानी बिस्मार्क का साथ दिया था। तो ऑस्ट्रिया को कुछ देना पड़ता, तो ऑस्ट्रिया को बिस्मार्क ने होल्स्टीन का जो जीता हुआ क्षेत्र था उसको ऑस्ट्रिया को दे दिया, और जो सेल्सविक जीता था उसको खुद के अधीन यानी जर्मनी के अधीन लेके आ किया। तो अब जो यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि ये जर्मनी के अधीन ही था, लेकिन होल्स्टीन के लोग जो थे वो जर्मन आंदोलन स्टार्ट कर दिए। यानी ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया के साथ होल्स्टीन के लोग रहना नहीं चाहते थे क्योंकि ऑस्ट्रिया उस समय काफ़ी खतरनाक और एक समझिए कमीना टाइप का देश था। तो ऑस्ट्रिया के साथ ये होल्स्टीन वाले लोग रहना नहीं चाहते थे, तो जर्मन आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब ऑस्ट्रिया इस आंदोलन को दबाना चाहता था, लेकिन बिस्मार्क ने यहाँ पर ऑस्ट्रिया को मना किया कि तुम इस आंदोलन को दबाओगे नहीं। अब यहाँ पे सोचिए, जीतने के लिए मदद किया ऑस्ट्रिया ने। अब ऑस्ट्रिया को होल्स्टीन दिया तो होल्स्टीन के लोगों ने जर्मन आंदोलन स्टार्ट कर दिया। अब इस आंदोलन को ऑस्ट्रिया दबाना चाहता था, तो जिसका साथ दिया था वो अब मना कर रहा है। तो अब जब मना करेगा तनाव उत्पन्न होगा कि नहीं, तो तनाव जो उत्पन्न होगा, तो तनाव उत्पन्न हो गया। तो इस समय जो था बिस्मार्क के लिए 2 चीज़ जरूरी था। तो इसने क्या किया, फ्रांस के साथ दोस्ती किया जो पड़ोसी देश था और काफ़ी शक्तिशाली भी था। इसके साथ दोस्ती किया और इसको कहा तुम सावधान रहना, ना तुमको ऑस्ट्रिया के साथ मिलके हम पर हमला करना और ना मेरे साथ मिलके ऑस्ट्रिया पर हमला करना।
तो इसको फ्रांस को शांत करने के लिए बिस्मार्क ने फ्रांस के साथ दोस्ती कर लिया। अब ये तो किसी की तरफ से नहीं लड़ेगा, ये बिल्कुल शांत हो गया। अब बिस्मार्क ने दिमाग लगाया और इटली के साथ जाके ये कंफर्म कर लिया कि जब बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हो तो इटली के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल, इनसे कहा कि तुम अपने क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रिया पर हमला करना। जब ये हमला करेगा, बिस्मार्क भी एक साथ हमला करेगा। फ्रांस तो शांत बैठा हुआ है, तो किसी की तरफ से नहीं, ये कोई भी प्रक्रिया नहीं कर रहा है। जब दोनों हमला करेगा तो ऑस्ट्रिया के ऊपर दो तरफ से हमला होगा तो ऑस्ट्रिया हार जाएगा। इसका प्लानिंग ये था। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो प्लानिंग है, जो अपेक्षा नीति है कि इसके साथ दोस्ती, इसके साथ किया, ऐसा वैसा प्लानिंग, अपेक्षा नीति, तो ये सब जानने के बाद ऑस्ट्रिया 1866 को युद्ध का घोषणा कर देता है। अब युद्ध का जो घोषणा करता है 1866 को ऑस्ट्रिया, दरअसल बिस्मार्क यही चाहता था कि ऑस्ट्रिया युद्ध का घोषणा करे। बिस्मार्क युद्ध का घोषणा नहीं करना चाहता था क्योंकि बिस्मार्क अपने आप को खराब नहीं बताना चाहता था। अब ऑस्ट्रिया ने युद्ध का घोषणा किया। अब ऑस्ट्रिया को अगर बिस्मार्क हरा भी दे तो बिस्मार्क पर कोई प्रभाव या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज उसका खराब नहीं होगा, ऑस्ट्रिया का खराब होगा। तो 1866 को युद्ध का घोषणा किया। अब इसमें इटली के जो शासक थे विक्टर इमैनुअल की सहायता पाकर बिस्मार्क जीत जाता है। ये जो जीतता है तो इस युद्ध को कहते हैं सेडोवा का युद्ध। आप याद रखिएगा, ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना है 1866 को।